आप सबों को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आज से जो हमारा सेशन रहेगा, आज से जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास से अवगत होने का प्रयास करेंगे और हम लोग वो सभी जानकारियों को समझेंगे और वो सभी जानकारियाँ प्राप्त करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। आज सबसे पहले हम आपको बिना समय गवाते हुए आप सबों के बीच सबसे पहले मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के हम आपको सिलेबस से आपको अवगत करवाने का प्रयास करेंगे। देखिए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन को पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर में हम लोग 18वीं सदी का भारत को पढ़ेंगे। फिर हम लोग मराठा सम्राट पढ़ेंगे। फिर जो है सो हम लोग बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर और भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय से अवगत होने का प्रयास करेंगे। फिर ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का भारत पर प्रभाव क्या पड़ा, 1857 की क्रांति से आपको अवगत करवाने का प्रयास करेंगे। 1857 की क्रांति के साथ साथ हम आपको अन्य विद्रोह बतलाएंगे। फिर 19वीं 20वीं सदी सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन से बतलाएंगे। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या हुआ था बाबू, उसको बतलाएंगे। फिर उदारवादी युग, उग्रवादी युग, गांधी युग, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपको अवगत करवाने का प्रयास करेंगे। फिर क्रांतिकारी आंदोलन क्या हुआ करता था, ये सभी बातों से आपको हम धीरे धीरे अवगत करवाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम आपको सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज से अवगत करवाएंगे। फिर ब्रिटिश काल में शिक्षा और प्रेस का विकास कैसे हुआ, फिर स्वतंत्रता के बाद का भारत पढ़ेंगे और फिर हम लोग एक लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिस चैप्टर का नाम हम लोग विविध देते हैं बाबू। देखिए, आमतौर पर अगर देखा जाए तो हुआ क्या, देखिए हम आपको बतलाते हैं शुरुआती दौर से बात। देखिए, सबसे पहले हुआ क्या करता था बाबू कि हमारा भारत देश जो है सो गुलाम हुआ करता था। हमारा भारत देश अंग्रेजों के चंगुल में फंसा हुआ था। अंग्रेजों के चंगुल में फंसा हुआ था। हमारा भारत देश पर अन्य अलग अलग शासकों ने हमारे भारत देश पर शासन करने का काम किया। लगभग 200 वर्षों तक लगातार शासन हुआ। तब हमारे भारत देश जाकर के 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ। मेन मुद्दा यह है कि हमारा भारत देश को ही गुलाम क्यों बनाया गया। देखिए, अगर हम बात करें भारत देश को लेकर के अगर हम बात करें तो प्राचीन इतिहासकार से लेकर के आधुनिक इतिहासकारों ने भारत को जो है संपूर्ण खनिजों से संपूर्ण देश के रूप में इसको उल्लेखित किया है, जिस कारण अन्य विदेशी कंपनियों को या फिर अन्य यूरोपीय कंपनियों को या फिर अंग्रेजों को जो है सो भारत में जो है यहाँ पर शासन करने के लिए उनका मोह बढ़ा और अंततः यहाँ पर शासन किया गया और भारत लूटे गए। हम आपको बतलाना चाहेंगे कि यूरोपीय ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी। यूरोपीय ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कई अलग अलग कंपनी हमारे भारत देश में उनका आगमन हुआ और आगमन ही नहीं बल्कि उन्होंने लंबे समय तक शासन किया और भारत को लूट लिया। अंततः फिर ये सारी कंपनियाँ अपने रास्ते लौटे। सबसे पहले हम आपको भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के अंतर्गत पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी बतलाना चाहते हैं। देखिए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के अगर बात करेंगे तो भारत आने वाली जो प्रथम कंपनी हुआ करती थी, भारत आने वाली प्रथम यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी। और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, सबसे लंबे समय तक इन्होंने शासन किया और सबसे अंतिम में जाने वाली जो कंपनी है वो भी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ही है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के अगर बात करेंगे तो यानी कि ये सबसे पहले आए और सबसे बाद लौटे। इनके बीच में कई सारी कंपनियां आई और कई सारी कंपनियां यहाँ से चली गई। उसके बाद इनका फिर जाना हुआ। और 15वीं सदी में जब 15वीं शताब्दी हो रहा था बाबू, 15वीं सदी को लेकर के अगर बात करेंगे तो उसमें यूरोप महादेश में जो है ना भौगोलिक खोज की शुरुआत हुई थी। भौगोलिक खोज की शुरुआत हुई, उसमें से 2 देश हुआ करते थे, एक स्पेन एक पुर्तगाल। इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए, यूरोपीय कंपनी व्यापार करने के लिए भारत आना चाहती थी, क्योंकि प्राचीन इतिहास हम तो आपको पता है कि यूरोपीय कंपनी भारत क्यों आना चाहती थी, क्योंकि प्राचीन इतिहासकार से लेकर के आधुनिक इतिहासकार जो है सबको इसको खनिजों से संपूर्ण देश के रूप में इसको उल्लेखित किया है, जिस कारण अन्य देश की कंपनियां, अन्य देश के जो कंपनी हुआ करती थी वो सब व्यापार हुआ करते थे, यहाँ पर आकर के व्यापारी करना चाहते थे। यानी कि वो लोग का मोटिव जो है कुछ और था, वो लोग का फोकस कहीं और था। वो क्या किए, वो व्यापार करने के लिए भारत आए, लेकिन यही व्यापार एक दिन वो सब शासक के रूप में बदल गया और हम लोग जो है गुलामी के तौर में हो गए। हुआ क्या कि उन लोगों का जो मोटिव था, उन्होंने सोचा कि यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जो है सो हम लोग शासन करेंगे। शासन करने का मोटिव नहीं था, व्यापार करेंगे और अपना रोजी रोटी अपना ये सब चलाएंगे। लेकिन देखिए, कोई भी चीज़ मनुष्य को भगवान ने सब चीज़ दी है, लेकिन संतुष्टि देकर के नहीं भेजा है। क्या हुआ, यहाँ पर आए, वो उनका जब लाभ होने लगा धीरे धीरे और उनका लालच बढ़ा। यानी कि मनुष्य में लालचपन का बढ़ना ही उनको सर्वनाश कर देता है। फिर उन्होंने क्या किया, अपना एक कंपनी स्थापित किया। हम आपको पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1498 ईस्वी में हुई थी। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और 1498 ईस्वी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हुआ था। फिर एक पुर्तगाली राजा हुआ करते थे, पुर्तगाली राजा जॉन द्वितीय हुआ करते थे। जॉन द्वितीय का ही जो है सो संरक्षण प्राप्त कर एक बार्थोलोमेव डियाज हुआ करते थे। बार्थोलोमेव डियाज ने 1487-88 ईस्वी में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए निकला कि नहीं, समुद्री मार्ग से भी हम लोग व्यापार कर सके, ताकि समुद्री मार्ग से भी, उसमें तो स्थल मार्ग का उतना प्रचलन नहीं हुआ करता था, समुद्री मार्ग से ही प्रचलन हुआ करता था। और इस प्रकार जो है सो समुद्री मार्ग का ही उन्होंने
खोज करने के लिए निकला। बार्थोलोम्यू डियाज हुआ करते थे। बार्थोलोम्यू डियाज को लेकर के अगर बात करेंगे तो ये पुर्तगाली राजा जॉन द्वितीय के संरक्षण में ये निकले थे और ये 1487-88 में निकले थे और इन्होंने नए समुद्री मार्ग की और भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए निकला। लेकिन अंततः वे कहाँ पहुँच गए? वे अफ्रीका महादेश के दक्षिणी तट पर पहुँच गए और अफ्रीका महादेश के दक्षिणी तट पर पहुँच गए, जिसका उन्होंने क्या नाम दिया? कैप ऑफ गुड होप नाम दिया था। कैप ऑफ गुड होप यानी कि आशा अंतरिक्ष द्वीप नाम दिया था, आशा अंतरिक्ष द्वीप। फिर आगे चल करके अगर हम बात करेंगे तो 1498 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत आए और वास्को डी गामा केवल भारत ही नहीं आए बल्कि जो वास्को डी गामा जो भारत आए वो एक गुजराती पथ प्रदर्शक हुआ करते थे। यानी कि मान लीजिए कि उधर से वास्को डी गामा आ रहे हैं, हो सके कहीं पर उनको जो है सो एक गुजराती पथ प्रदर्शक हुआ करते थे, गुजराती पथ प्रदर्शक हुआ करते थे जिसका नाम अब्दुल मुनीद था, बाबू अब्दुल मुनीद को लेकर के अगर बात करेंगे तो ये गुजराती पथ प्रदर्शक हुआ करते थे। इन्हीं की सहायता से पुर्तगाली यात्री जो प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा हुआ करते थे वो 1498 ईस्वी में भारत संपूर्ण रूप से पहुंच सके। फिर वास्को डी गामा जो है 17 मई और कहीं कहीं पर 20 मई दिया रहता है, 17 मई या 20 मई को वो जो है 1498 ईस्वी में भारत पहुंचे। भारत के पश्चिमी तट यानी कि केरला के मालाबार तट पर पहुंचे थे। भारत का जो पश्चिमी तट है उसको हम लोग मालाबार तट कहते हैं और मालाबार तट इसको कहते हैं बाबू, देखिए ये मालाबार तट है, भारत के पश्चिमी तट को मालाबार तट कहते हैं। और मालाबार तट को लेकर के अगर बात करेंगे तो ये केरला के जो मुख्य तौर पर केरला के तट को मालाबार तट कहते हैं और वहाँ पर वो पहुंचे। और वास्को डी गामा जब वहाँ पर पहुंचे तो केरल के राजा उस समय जमोरिन हुआ करते थे। जमोरिन ने उनका स्वागत किया, भव्य से स्वागत किया और जिनका विरोध जो है अरबी मूल के मुसलमानों ने किया है, अरबी मूल के व्यापारियों ने किया है, सॉरी बाबू अरबी मूल के व्यापारियों ने किया है, अरबी मूल के व्यापारियों ने किया है, जिनका विरोध जो है अरबी मूल के व्यापारियों ने किया है। फिर हम वास्को डी गामा को लेकर के अगर बात करेंगे, वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज किया। फिर उन्होंने तो अपना खुद के दम पर तो किया नहीं, लेकिन उसको लेकर के अगर बात करेंगे बाबू तो उन्होंने जो है सो किसके दम पर किया? उन्होंने वास्को डी गामा जो है अब्दुल मुनीद की सहायता से उन्होंने भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने में सफल रहा। फिर वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज किया। फिर भारत आने वाला जो दूसरा पुर्तगाली यात्री हुआ करता था, दूसरा पुर्तगाली यात्री अल्ब्रेज कैब्राल हुआ करता था। और अल्ब्रेज कैब्राल को लेकर के अगर बात करेंगे ना, ये 1500 ईस्वी में भारत आए थे और इन्होंने आगे चल करके ब्राजील का खोज किया था। ये भी भारत के लिए खोज करने के लिए निकला था, लेकिन इन्होंने ब्राजील का खोज कर बैठा था। फिर वास्को डी गामा कुछ दिन तक भारत में रहे क्योंकि इनका मसालों का व्यापार करना था, क्योंकि जब वो भारत में कुछ दिनों तक ये यहाँ पर रहे और यहाँ पर रहने के बाद वो क्या हुए, जब यहाँ से वो लौटने लगे थे, यानी कि जब उन्होंने समुद्री मार्ग की खोज कर लिया तो ऐसा नहीं है कि खोज कर लिया तुरंत चले जाएगा। वो यहाँ पर आए, यहाँ पर रहे कुछ दिन और कुछ दिन रहने के बाद जब वो वापस लौट रहे थे तो उन्होंने क्या किया बाबू, उन्होंने भारत लौटने के क्रम में कुछ मसाला पुर्तगाल लेकर के चले गए। और जब कुछ मसाला उन्होंने पुर्तगाल लेकर के चले गए तब क्या किया, उसको जब पुर्तगाली बाजार में बेचा गया ना तो भारत में मान लीजिए कि 1 रुपया प्राइस है तो वहाँ पर उन्होंने 60 रुपया में बेचा, यानी कि यहाँ से 60 गुना ज़्यादा उसको वहाँ पर मुनाफा हुआ। जब उनको मुनाफा हुआ तो इसको देखते हुए मसालों का व्यापार करने के उद्देश्य से 1498 ईस्वी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और आगे चल करके 1498 ईस्वी में ही पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत देश में उनका आगमन हुआ और फिर उन्होंने अपना वर्चस्व और उन्होंने अपना व्यापार करना प्रारंभ किया। फिर पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के अगर बात करेंगे तो इनका आगमन जब भारत में हुआ और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से ही केरल के कोचीन में 1503 ईस्वी में इन्होंने जो है प्रथम पुर्तगाली कारखाना स्थापित करने का काम किया। प्रथम पुर्तगाली जो हुआ करते थे, प्रथम पुर्तगाली कारखाना जो हुआ करते थे बाबू, प्रथम पुर्तगाली कारखाना स्थापित करने का काम जो है सो कोचीन में किया गया था। केरल के कोचीन में 1503 ईस्वी में खोला गया था, केरल के कोचीन में। देखिए एकमात्र यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है जिसका भारत आगमन जो है सो मुगल को आप जानते होंगे। मुगल हम आपको मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत पढ़ाएंगे, लेकिन आप सबसे पहले जानिए कि मुगल का जो स्थापना हुआ था 1526 में हुआ था और 1526 में बाबर ने इनका स्थापना किया था। इस वंश का स्थापना, मुगल वंश का स्थापना बाबर ने 1526 ईस्वी में किया था। और 1426 ईस्वी से पहले आता है 1498, 1526 ईस्वी से पहले आता है इंडिया कंपनी हुआ करता था जिसका भारत आगमन मुगल वंश की स्थापना के पहले हुआ था। फिर बाद बाकी जितने भी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी हुए, जितने भी ब्रिटिश, उनका आगमन धीरे धीरे हुआ। लेकिन जब मुगल वंश का स्थापना हो गया था उसके बाद धीरे धीरे कई सारी कंपनियों का भारत आगमन हुआ था। हम आगे चल करके आपको इस बात से भली भांति अवगत करवाने का प्रयास करेंगे कि पुर्तगाली जो हुआ करते थे बाबू, यहाँ पर भारत आए, भारत में व्यापार करना प्रारंभ किया। उन्होंने अपना कारखाना खोला, कारखाना खोलने के बाद उन्होंने हिंद महासागर पर कब्जा कर लिया, जिस कारण पुर्तगालियों को समुद्रों का स्वामी कहा जाता है, और उन्होंने जो है बाबू पुर्तगाल में
उन्होंने पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करते थे, उन्होंने हिंद महासागर में कार्टेज व्यवस्था लागू कर दिया। कार्टेज व्यवस्था को लेकर के अगर हम बात करेंगे, कार्टेज व्यवस्था उस व्यवस्था को कहते हैं, कार्टेज यानी कि एक लाइसेंस के रूप में, कार्टेज उस लाइसेंस को कहते हैं जिस लाइसेंस के जरिए कोई भी व्यक्ति हिंद महासागर में व्यापार कर सकते थे। देखो, कार्टेज व्यवस्था को लेकर के अगर हम बात करेंगे तो जो कार्टेज व्यवस्था हुआ करता था, जो कार्टेज व्यवस्था जो व्यक्ति लेता था, जो व्यापारी लेता था, वही जाकर के केवल हिंद महासागर में व्यापार कर सकता था। हालांकि व्यापार तो ऐसे कोई भी कर सकता था, लेकिन जो कार्टेज को लेकर के व्यापार करता था उनको संरक्षण पुर्तगालियों के द्वारा किया जाता था, क्योंकि उनको किसी प्रकार का जो है बाबू किसी प्रकार का दिक्कत वहां पर व्यापार करने में नहीं होता था। लेकिन जो बिना कार्टेज, बिना लाइसेंस लिए हिंद महासागर में जाकर के व्यापार करता था, वो दिन दहाड़े लूट लिए जाते थे। जिस प्रकार बेमौत मारे जाते हैं, ठीक उसी प्रकार वो लोग दिन दहाड़े लूट लिए जाते थे बाबू, लूट लिए जाते थे। तो यानी कि उसको किसी प्रकार का संरक्षण प्रदान नहीं किया जाता था जो लाइसेंस नहीं देते थे। आगे चल करके अगर हम बात करेंगे तो जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करते थे, इनके और मुगलों के बीच जो संबंध स्थापित हुआ है, बाबू, ये दोनों के बीच जो संबंध स्थापित हुआ है, ये इसके अकबर के समय हुआ है। फिर पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत देश को केवल लूटा ही नहीं, बल्कि भारत में कई सारी चीज़ों को उन्होंने लाने का काम किया। और कई सारी चीज़ों में से जैसे उन्होंने तंबाकू, आलू, मक्का, अमरूद, अनानस इत्यादि पुर्तगालियों ने मध्य अमेरिका से यहाँ भारत लाने का काम किया। और पुर्तगाली को लेकर के अगर बात करेंगे तो जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, पुर्तगालियों ने भारत आगमन में प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ और भारत के लोग जहाज निर्माण के कला से अवगत हुए और भारत में हो रहे पुर्तगाली व्यापार पर नियंत्रण बनाए जा सके। इसी को लेकर के इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो हुआ करती थी, उन्होंने पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय का पद 1505 ईस्वी में लाया। और 1505 ईस्वी में ही जो है प्रथम पुर्तगाली गवर्नर या फिर वायसराय जो है फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा बने। और फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा को लेकर के अगर बात करेंगे तो इनका जो शासनकाल रहा है 1505 ईस्वी से लेकर के 1509 ईस्वी तक रहा है। और इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी नीति की शुरुआत की थी और इस नीति के तहत